इस वीडियो में हम लोग 22 जून की पीआईबी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो इसमें 4 टॉपिक होंगे। देखो, भारत का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम जो है, कंप्लीट आर्टिकल होगा। आप इसके नोट्स बना सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस के लिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया आर्टिकल है। ध्यान से पढ़ना और पूरा वीडियो देखना। ये दूसरे नंबर पे हम लोग कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन ने असम में भाषा प्रौद्योगिकी और बहुभाषी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 3 पर राखी गढ़ी से प्राप्त मानव कंकाल, ये वाला आर्टिकल होगा। चौथा, खरीफ फसलों, एक आर्टिकल और है इसमें, वो 8 जो उद्योग है ना, उनके बारे में उनका डेटा है कुछ। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। देखो, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन ने असम में भाषा प्रौद्योगिकी और बहुभाषी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, भाषणी क्या है? एक एआई पावर्ड भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, ठीक है। एआई पावर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? भाषाई दूरी को मिटाना। इससे किसी भी इंडिया में जो भी लैंग्वेज हैं, एक दूसरे को जो हम अनुवाद करते हैं, कोई दक्षिण भारत की भाषा है उसको उत्तर भारत की भाषा में अगर अनुवाद करना है तो आसानी से किया जा सकता है। देखो, भाषणी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग और असम सरकार के नवाचार, ऊष्मायन और स्टार्टअप विभाग के अंतर्गत धारा 8 की कंपनी असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन ने असम में नवाचार और डिजिटल समावेशन को मजबूत करते हुए स्थानीय भाषाओं में भाषा प्रौद्योगिकी, बहुभाषी डिजिटल समाधान, एआई नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप इकोसिस्टम और क्षमता विकास से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और ये बाकी काम का नहीं है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन होना है, कल से उस पर आपको पीडीएफ मिलने लगेगी। वैसे आप सर्च कर सकते हैं, मैं नेम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन और भाषा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पहल है। नेशनल हब फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भाषणी शासन सार्वजनिक मंचों, संस्थानों के लिए भारतीय भाषाओं में स्केलेबल स्पीच और टेक्स्ट आधारित एआई सेवाएं प्रदान करता है। 36 भारतीय पाठ भाषाओं, 23 भारतीय वॉइस भाषाओं और 35 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अब ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भारत का उभरता हुआ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में शुरू। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब हुआ था? 2015 में शुरू। देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके भारत के उभरते टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की नींव रखी है इसने, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में विस्तार हुआ है। कितना? 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर से 42.36 लाख हो गया है इसका, ठीक है। भारत ने विश्व के सबसे तेज़ 5G रोल आउट में से एक को भी हासिल किया है। सेवाएं 99.9% जिलों तक पहुंच चुकी हैं 5G सेवाएं। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या देखो कितनी हुई है। 2014 में ये नंबर था, 2026 में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन 6 करोड़ से लगभग 100 करोड़ हो गई है। ये डेटा मोटा मोटा आप याद रखना, कहीं भी डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, उसमें मेंशन आप ये करेंगे ना जब ये डेटा, तो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेंगे। देखो, औसत मासिक डेटा खपत कितनी हो जाती है? 2014 से 61 MB से बढ़कर 24 GB 25 में, ठीक है। और वैल्यू कितनी हो गई? 270 प्रति GB से घटकर 8 से 10 रुपये। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए सुपर कंप्यूटर, ये क्या है? अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपयोग उन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जिन्हें सामान्य कंप्यूटर कुशलतापूर्वक नहीं संभाल सकते हैं। आज मौसम पूर्वानुमान, क्लाइमेट मॉडलिंग, एआई और दवाएं खोजने आदि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2015 में 4500 करोड़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 2015 में, ठीक है, भारत ने देश के अग्रणी संस्थानों में 47 पेटाफ्लॉप्स, ये स्पीड होती है, कि संयुक्त कंप्यूटर क्षमता वाले 38 सुपर कंप्यूटर तैनात कर दिए हैं। बड़ी उपलब्धि क्या है? परमरुद्र सीरीज का विकास, जिसे भारतीय डिजाइन वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ तैयार किया गया है। भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी प्रौद्योगिकियां काफ़ी हद तक सेमीकंडक्टर क्षमता पर ही निर्भर हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, दिसंबर 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। कार्यक्रम ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले फैब्रिकेशन, चिप डिजाइन, पैकेजिंग, टैलेंट डेवलपमेंट और रिसर्च सहयोग को प्रोत्साहित किया। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया प्रेरित से पहल भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने के लिए थी। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 या 0 कह सकते हैं की घोषणा की गई, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2021 में शुरू डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, एक है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, एक है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। भारत के फैबलेस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कार्यान्वित यह योजना स्टार्टअप्स, MSME और शैक्षणिक संस्थानों को फाइनेंशियल इंसेंटिव, एडवांस डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इससे क्या होता है? आयात पर निर्भरता कम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, अगर ऐसा हो जाता है, हो रहा है धीरे धीरे। क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम भविष्य का सूत्रपात, एक नई तकनीकी युग की ओर, जहां तत्व एक साथ कई अवस्थाओं में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्या होता है? तत्व एक साथ कई अवस्थाओं में विद्यमान रह सकते हैं। इस तकनीक पर आधारित टूल्स अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटिंग क्षमता से लैस होते हैं। सामान्य उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील और सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य सेवा, वित्त, लॉजिस्टिक और क्लाइमेट मॉडलिंग जैसे कई क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की क्षमता है इनमें, ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन को 2023 में मंजूरी दी थी, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास करना, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, कुशल प्रतिभाओं का निर्माण करना, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, उद्योग शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत ने 1000 किलोमीटर के सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को सफल रूप से प्रदर्शित किया है। भारत का AI ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तेजी से काम करने वाली ऑटोमेशन, बेहतर प्रोडक्टिविटी और आधुनिक औद्योगिक नवाचार के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तित कर रहा है। सरकार ने 2024 में इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है, ठीक है। मिशन सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार AI सिस्टम को बढ़ावा देता है। भारत को AI के लिए एक वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज, सर्वर, सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोसेसिंग जैसी कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है, जो गवर्नेंस, बिजनेस और वित्त जैसे विविध क्षेत्रों में स्केलेबल, लागत प्रभावी, सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करती है। भारत के स्वदेशी क्लाउड इकोसिस्टम की शुरुआत 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मेघराज के शुभारंभ के साथ हुई। मेघराज क्या है? राष्ट्रीय क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसके उपरांत मेघराज 2.0 हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर बेहतर साइबर सुरक्षा के माध्यम से इस इकोसिस्टम को और अधिक सशक्त बनाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सुरक्षित, छेड़छाड़ रहित डिजिटल लेजर है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक IAS की प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, जो मध्यवर्ती इकाई के बिना एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। पारदर्शिता, अपरिवर्तनीयता, ट्रेस करने की क्षमता, विकेंद्रीकरण जैसी इसकी मुख्य विशेषताएं इसे गवर्नेंस, वित्त, सप्लाई चेन, जुडिशरी, डिजिटल सर्विस डिलीवरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। 2021 में नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई, ठीक है।
आरबीआई ने डिजिटल रुपया को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। ठीक है। ट्राई, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने स्पैम पर अंकुश लगाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को अपनाया। चलो आगे। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन आधारित विकास का अगला चरण एक अहम टेक्नोलॉजी सेक्टर के रूप में उभरी है, जो टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। जीनोमिक्स, सटीक चिकित्सा, सिंथेटिक बायोलॉजी, डिजिटल बायोटेक्नोलॉजी में हुई प्रगति अर्थव्यवस्था को रूपांतरित कर रही है। स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ मजबूत बना रही है। मतलब प्रीलिम्स के लिए इसमें कुछ फैक्ट है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बायो मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के लिए लक्षित खास कदम उठाए हैं। 2017 में ये बजट नेशनल बायो फार्मा मिशन 2023 में शुरू, नेशनल बायो फार्मा मिशन 2023 में शुरू। ठीक है। और बायो ई3 नीति, बायो नेस्ट इंक्यूबेटर, इंटेंसिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इनोवेशन तथा प्रोमोटिंग एकेडमिक रिसर्च कन्वर्जन टू एंटरप्राइज जैसी नवाचार योजनाएं शामिल हैं। ठीक है। अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम, इस पे कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का परिचालन 2024 में ANRF का परिचालन है। इसकी दिशा में बड़ा कदम। यह क्या है? उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान और नवाचार को गति देने वाली शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्टअप, सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। फोकस क्षेत्रों में AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस मटेरियल और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल हैं। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ANRF ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से फाउंडेशन लैब में हुए रिसर्च को व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लायक बनाने में मदद कर रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के मुंबई और अहमदाबाद परिसरों का पहला चरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, जिसमें टाटा IIS ऑपरेटिंग पार्टनर है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैट्रोनिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग आदि आधुनिक क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षमता का विस्तार, मेक इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया। भारत AI क्षेत्र में लीडरशिप हासिल करने के लिए खास संस्थानों में भी निवेश कर रहा है। मेक इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन के तहत सरकार ने बजट से AI में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। शिक्षा, हेल्थ केयर, सस्टेनेबल शहरों और खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, रोपड़ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो IIT और IISc है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस कार्यक्रम का शुभारंभ। यह कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों पर केंद्रित है। यह स्किल इंडिया डिजिटल हब पर उपलब्ध सेल्फ पेस्ड पाठ्यक्रमों के माध्यम से AI साक्षरता को व्यापक रूप से बढ़ावा देता है। ठीक है। AI साक्षरता। स्किल इंडिया डिजिटल हब भारत के स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है, उभरा है। मतलब जहां 23 भाषाओं में 1000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की बेहतर स्थिति 2015 की 81 से 2025 में 38वें स्थान पर आ गई। प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट है, इसको याद रखना। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रैंक 45 हो गई है 91 से। ठीक है। भारत 6G अलायंस 2023 में इसका गठन हुआ था। एक उद्योग नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सुगम बनाई गई पहल है।
दूर संचार सेवा प्रदाताओं, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, मानक संगठनों को एक मंच पर लाती है। यह अलायंस स्वदेशी 6G अनुसंधान विकास को बढ़ावा देता है ताकि एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एडवांस्ड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम का निर्माण किया जा सके। विशेष ध्यान किस पे है? मल्टी चिप मॉड्यूल पे, सिस्टम ऑन चिप पे, उन्नत इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, एप्लीकेशन पे है। ठीक है। न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीज़न की स्थापना 2020 में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। ये 5G, 6G, AI, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों के विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलुओं को संभालता है। कौन? ये न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीज़न। सेमिकॉन इंडिया 2025 एक विश्वसनीय ग्लोबल सेमीकंडक्टर डेस्टिनेशन के रूप में भारत के उदय को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया है। आयोजन में 48 देशों और क्षेत्रों की 350 से अधिक प्रदर्शक कंपनियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश, रणनीतिक साझेदारी और कार्यबल के विकास को सुगम बनाया है। इस आयोजन ने वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत को मजबूती से स्थापित किया है, भारत की विश्वसनीयता को। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने जिम्मेदारी और समावेशी एआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की विश्वसनीयता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। 92 देशों और संगठनों द्वारा इसको अपनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है? यूपीआई पे है कुछ। अच्छा देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बॉक्स हैं। पैक्स सिलिका विश्वसनीय और लोकतांत्रिक देशों का एक रणनीतिक गठबंधन है जो संपूर्ण सिलिकॉन स्टैक को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है। यह पहल सत्तावादी शक्तियों द्वारा वैश्विक व्यापार में लाए जाने वाले आर्थिक दबाव के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 5वें दिन भारत ने औपचारिक रूप से इस गठबंधन में शामिल होकर अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई जिसको बोलते हैं, और इंडिया स्टैक डिप्लोमेसी वैश्विक नेतृत्व की नई आधारशिला। 2014 के बाद आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन, उमंग, जीईएम जैसे सशक्त प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अभूतपूर्व गति प्राप्त की है। किसने? डीपीआई ने। भारत ने डीपीआई पर सहयोग के लिए 23 देशों के साथ समझौते भी किए हैं। यूपीआई या सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, नेपाल जैसे देशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। देखो, यूपीआई पूरी तरह से नेपाल, भूटान, सिंगापुर में स्वीकार किया जाता है। प्रमुख देश जहां क्यूआर बेस्ड है: फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है। और मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया में लिक्विड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में नेटवर्क के माध्यम से चुनिंदा मर्चेंट जो हैं यूपीआई पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है। आप लोग इनको नोट जरूर करना क्योंकि यूपीआई पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे। 8 प्रमुख उद्योग, ये मई के लिए सूचकांक हर महीने में निकलता है ना इसका, तो वो निकला है। तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, ये इनका भार है। अभी नेक्स्ट टेबल में पूरा डेटा इसका देखेंगे, कौन पहले नंबर पे है कौन बाद में। देखो, नंबर 1 पे रिफाइनरी उत्पाद, इसका भार कितना है? 28.04। नंबर 2 पे है बिजली, इसका है 19.85। ठीक है। नंबर 3 पे है इस्पात, 17.92। कोयला 10.33। इसको वीडियो रोक के आप लोग लिख लें कहीं पे, क्योंकि इसके क्रम पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा भार कौन है, मुख्य उद्योग कौन है शुरुआत के क्रम में। ये तो 8 हैं ही, लेकिन इसका क्रम आप कहीं ना कहीं लिख लें भार के क्रम में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, राखी गढ़ी एक प्रमुख स्थल है। प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से हाल ही में मानव कंकाल अवशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए औपचारिक रूप से सौंप दिया गया। सर्वेक्षण के निदेशक कौन थे? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवी शर्मा। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक बहुविषयक अनुसंधान को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की उम्मीद है इससे। ठीक है। इतने में फैला 550 हेक्टेयर में। सिंधु सरस्वती सभ्यता
सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। किसको? राखीगढ़ी को। ये देखो, ये खुदाई कार्यक्रम वहाँ पे राखीगढ़ी में चल रहा है। मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये देखो। खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कवरेज जैसे आ जाता है ना क्वेश्चन कि कौन सी फसल के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल कवरेज है, एग्जाम में ऐसे दे देते हैं कि ये देखो चावल के अंतर्गत कितना है 2026 में 12.36, 25 तो ये वृद्धि हो गई है, ठीक है। दालें में भी मामूली वृद्धि है, अरहर मामूली वृद्धि, बिल्कुल ना के बराबर। सिरियन जो मोटे अनाज हैं 12.43, और ये 2025 का डाटा है तो इतना 2.61% में बढ़ोतरी हुई है। बाजरा, ठीक है, मक्का, ये कुछ डेटा हैं, आप लोग वीडियो रोक के इनको या फिर नोट कर लो या याद कर लो यहीं पे। गन्ना में मामूली बढ़ोतरी, जूट और मेस्ता में। कपास में कमी हुई है, ये देखो माइनस में डेटा। ये ऑफिशियल डेटा हैं, ये जनरली आपको नहीं मिलेंगे, ज़रूर लिख लेना, ये आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट दिखाइए।